नमस्कार, मेरे चैनल सत्यपथ पे आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ दक्षिणी दिल्ली जिले से संगम विहार ए वार्ड से निगम पार्षद श्री चंदन कुमार चौधरी जी मौजूद हैं। आज हम उनके जीवन के बारे में और उनके बिहार से दिल्ली तक के सफ़र उस पे चर्चा करते हैं। आप ये कह सकते हैं लोटा से लेकर लोटियन तक का सफ़र माननीय चंदन जी से आज हम बात करेंगे। चंदन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिहार से जब आप आए थे तो आपकी उम्र क्या थी, किस विचारधारा से आप दिल्ली आए थे, यहाँ आने के बाद किन परिस्थितियों से आप गुजरे, इस पे हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। देखिए अभिषेक जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली आया था पढ़ाई करने के लिए। 98 में दिल्ली में आया और उस समय मेरी उम्र 20 साल के करीब थी। पढ़ाई के दरमियान ही बहुत सारी परिस्थितियां आई। मेरे पिताजी बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे। जब मैं 5th क्लास में था तभी स्वर्गवास हो गए। मेरी माताजी ने बहुत ही अरमान से मेरा लालन पालन किया। दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज से मैंने इंटर पास किया। उसके बाद मैं दिल्ली ग्रेजुएशन करने के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ पहुँचा। यहाँ पर भी मैं अपना ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीविकोपार्जन भी चलाता था और पढ़ाई भी करता था। बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, उससे जूझते हुए मैं आगे की सफ़र के लिए अपने आप को अग्रसित करता रहा। 2004 में पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद अपने जॉब और व्यवसाय की तलाश में निकला। मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी थी। उसके बाद मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और व्यवसाय के साथ साथ फिर सामाजिक जीवन में बचपन से लालसा थी। पिताजी के जाने के बाद किस तरीके से मैं अपना पारिवारिक जीवन जिया और उसके बाद जब सामाजिक जीवन को देखते हुए मेरा एक बहुत बड़ा अरमान था कि यदि जीवन में कुछ करेंगे तो सबसे पहले समाज का भला करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो समाज को लेकर के बढ़ेंगे। उसी लालसा से दिल्ली में 2004 से लेकर के अपना व्यवसाय भी किया 2012 तक और समाज का कल्याण भी किया अपने पूर्वांचल भाइयों की मदद करके, चाहे वो एजुकेशन के रूप में हो, चाहे वो मेडिकल के रूप में हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर से हो। 2012 तक मैंने खूब सेवा किया। तो कैसे आपको लगा कि राजनीति में अगर आना है तो केवल भारतीय जनता पार्टी, तरह तरह की पार्टियां दिल्ली में थी, कई पार्टियां नई उभर के आई जिनका कैरियर बड़ा सुधरा, तो आपको लगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन किया जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बचपन से एक संघ और आरएसएस के प्रति एक आस्था थी, विश्वास भी था कि आरएसएस व्यक्ति निर्माण करता है और व्यक्ति निर्माण के बाद व्यक्ति जो होता है वो समाज का कल्याण और समाज का भला कैसे कर सकता है, उसी को एक मूल मंत्र और आधार मान करके हमने अपने सामाजिक जीवन को शुरुआत किया। 2012 के बाद सामाजिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां भी आने लगे। पूर्ण रूपेण हम मदद नहीं कर पाते थे, तो मेरे मन में एक उद्वेग कहिए, एक लालसा कहिए, आने लगा कि यार मैं उतनी मजबूती से समाज का सेवा नहीं कर पा रहा हूँ जितनी मजबूती से राजनीति में आकर लोग कर पाते हैं। उसी भावनाओं को देखते हुए समाज को एक अच्छा दिशा देने के लिए, समाज के कल्याण के लिए मैंने अपने आरएसएस के अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझा, परखा और उससे जुड़ करके फिर मैंने अपने राजनीतिक करियर को शुरुआत किया। 2013 में मैं प्रदेश में पूर्वांचल मोर्चे में मंत्री बना। फिर 14 से लेकर के 18 तक मैं उपाध्यक्ष रहा प्रदेश में। उसी बीच में मैं जिले का पूर्वांचल मोर्चे का अध्यक्ष बना दक्षिणी दिल्ली का। फिर 18 से लेकर के मैं 23 तक जिले का महामंत्री रहा। 2017 में भी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़वाया पार्षद का, संगम विहार ए वार्ड 163 से 260 वोटों से मैं पराजित रहा।
लेकिन उस पराजय को पराजय नहीं मानते हुए जिस समाज ने, जिस क्षेत्रवासियों ने मुझे अपना समर्थन दिया, उसको एक आशीर्वाद और स्नेह मान करके हमने अगला 5 साल तक संगम बिहार वासियों के बीच में बिताया। उनके जन कल्याण के लिए, उनके हितों के लिए हर एक प्रशासनिक स्तर से लेकर के सामाजिक स्तर तक हमने उनकी मदद की। चाहे बेसिक सुविधाएं हो, पानी की सुविधाएं हो, चाहे पुलिस की सुविधा हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित सुविधा हो, और बहुत सारे एनजीओ से मिलकर हमने समाज के कल्याण का काम किया। 2022 में पार्टी ने उस लायक मुझे समझा, दोबारा मुझे वहां से प्रत्याशी बनाकर उतारा और हमने उस क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद लेकर के विजयी अपने आप को घोषित किया। जनता ने जो आशीर्वाद दिया उस अनुसार से मैं आज अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन मुझे हो रहा है कि जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उस जनता को अपना 100% योगदान दे पा करके क्षेत्र का कल्याण कर। लोग कहते हैं कि राजनीति में जब आप एंट्री किए तो राजनीति में बहुत बड़ा उछाल आया और एक बड़ी शख्सियत, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनसे आपका विवाद हुआ। उस विवादों के बाद आप लगातार विवादों में ही रहे और लोग कहते हैं कि उस विवाद को आपने अवसर में बदला और काम किया और अपने अंदर अलग एक पहचान बनाई और एक समाज को लेके भी लड़ाई की। लोग कहते हैं कि आप कई जगह कहते हो तो चौधरी चंदन जी के पास है, तो कहीं गुजर वाली चौधरी तो नहीं है, या दिल्ली वाले चौधरी आहट तो नहीं है, या वो चौधरी लगने से आपके अंदर वो, या शुरू से आपका नेचर रहा है कि गलत हुआ तो लड़ जाना, या आपका नेचर है? देखिए, मेरा ये बचपन से नेचर है। मैंने कभी गलत को बर्दाश्त नहीं किया और जब मैं दिल्ली आया तो स्टूडेंट लाइफ में भी गलत को बर्दाश्त नहीं करता था। जब 2004 के बाद मैंने अपनी पढ़ाई समाप्त करके जब मैं व्यवसाय में आया, उस समय भी मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता था। राजनीति में बहुत बड़े बड़े शख्सियत ने पूर्वांचलियों को कुचलने का प्रयास किया, वो हमसे देखा नहीं जाता था। हम अंदर मन से, एक कुंठित मन से लोगों की सेवा तो कर पाते थे, लेकिन ऊपर से मैं विरोध नहीं कर पाता था क्योंकि डायरेक्ट मेरे ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हिट नहीं होता था। एक परिस्थिति ऐसी आई, संगठनात्मक कार्यक्रम था, नेताओं ने प्रयास किया कि जिस तरीके से पूर्वांचलियों को कुचलते हुए आए हैं, इसको भी कुचल देंगे, राजनीति यहीं इसकी खत्म हो जाएगी, सामाजिक जीवन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कभी किसी से डरा नहीं अभिषेक जी। दिल्ली हमारे बिहार से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से 1236 किलोमीटर की दूरी है। जब वहां से दिल्ली आए तो हमने ये सोचा कि जो कुछ भी करेंगे वो हासिल करके ही जाएंगे, एक अच्छे रास्ते पर चल करके हासिल करेंगे। गलत रास्ता ना तो मैंने एक स्टूडेंट लाइफ में सीखा, ना अपने सामाजिक जीवन में सीखा, और ना राजनीतिक जीवन में गलत रास्ता हमने चुना। लेकिन पूर्वांचलियों को कुचलते हुए, पूर्वांचलियों को दबाते हुए, पूर्वांचलियों के हक को मारते हुए जब मैं देखता था तो मेरा मन विचलित होता था। वो जो 2018 की घटना जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, बड़ा वीडियो वायरल हुआ, बड़ा प्रदर्शन हुआ जी, 31 अक्टूबर 2018 की घटना है। रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम का संयोजक मैं था। हमारे जिलाध्यक्ष रोहतास जी थे, बड़े भाई हैं, और हमारे जिले के प्रभारी सत्यनारायण गौतम जी थे, जो आज दिल्ली जिले के, हाँ, बाहरी दिल्ली जिले के या उसके अध्यक्ष भी हैं। वो हमारे प्रभारी हुआ करते थे। बड़े बड़े नेताओं का उनसे एक डिस्कशन चल रहा था। उसी पर उन्होंने कहा, बे बिहारी, कार्यक्रम को शुरू करो, नहीं तो नेता बना देंगे। तो हमने कहा कि नेताजी पहले उनसे बात करो, मेरा कोई विषय नहीं है, ये आप जिलाध्यक्ष और प्रभारी से बात कीजिए, मेरा विषय सिर्फ इतना है कि जब वो कहेंगे तो मैं कार्यक्रम को शुरू करूंगा, नहीं तो मैं शुरू नहीं कर पाऊंगा। यानी संगठन के तो हिसाब से हाँ, संगठनात्मक रूप से मैं अपना चल रहा था। लेकिन उन्होंने एक गाली के रूप में मुझे थ्रेट किया और मैंने उस चीज को बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि जो पूर्वांचलियों को देखता था मैं कि दबाते हुए, कुचलते हुए,
और उसके हक को मारते हुए। तो वो दिन मुझे याद आया और मैंने संकल्पित होकर के उस घटना का विरोध किया और संगठन से लेकर के हमारे सभी भाइयों ने, पूर्वांचली भाइयों ने मेरा साथ दिया और मैं उस चीज को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां तक मुझे पहुंचाना चाहिए था। मैं अपने स्वार्थ के लिए, अभिषेक जी, कुछ भी नहीं किया आज तक। कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि मैंने 2017 से लेकर के 2024 बीतने जा रहा है, अपने ऊपर एक दाग भी नहीं लगने दिया। चाहे संगठन में रहा तब भी, आज ईश्वर की कृपा से सत्ता में हूं। एक छोटा सा राजनीतिक ओहदा है मेरा, प्यादा के रूप में ही कहिए, पार्षद का। तभी तो मैं 2 साल का कार्यकाल मेरा हो गया। से लेके जो एमसीडी का ऑफिस कहाँ है, जो लुटियन में, हाँ लुटियन में, तो वहाँ बिहार से एक जमीनी नेता आते हैं, जमीनी क्या मतलब पढ़ाई करने के उद्देश्य से आते हैं और यहाँ राजनीतिक जीवन में पहले आपने सोचा नहीं था कि मैं पार्षद बनूंगा, विधायक बनूंगा? मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ईश्वर मुझे यहाँ तक पहुँचाएंगे, लेकिन मेरी माँ की तपस्या, मेरे पिताजी के कर्म और मेहनत मैंने भी किया, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है और मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार दिया, मेरे पिताजी ने जो मुझे पाल पोस करके बड़ा करके यहाँ तक पहुँचाया, मैं समझता हूँ कि मेरे पूर्वजों की एक आस्था, कृपा का एक जो परिणाम होता है, फल जो मिलता है, वो मुझे मिल रहा है। और इस सारे एपिसोड में मैं ईश्वर को साक्षी मान के यही आपको कहना चाहता हूं कि मुझे जो कुछ भी मिला है माँ के आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से मिला है। मेहनत तो मैंने किया है, लेकिन मेहनत को मैं नगण्य मानता हूं, सब कुछ संस्कार और कृपा से। लोग कहते भी हैं कि जब चंदन जी कुछ नहीं थे तब भी वो पानी भिजवा देते थे, तब भी पुलिस से लोगों को छुड़वा देते थे। मैंने खुद सुना हुआ है और मैं संगम बिहार जाता रहता हूं, मैं सुनता हूं। अभिषेक जी, आपको बताना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से भी आपको अवगत कराना चाहता हूं, पूरे क्षेत्रवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी है, मेरा जो एक कार्य क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, वो बहुत ही दबा कुचला क्षेत्र है। हमारे यहाँ ना तो चलने का रास्ता है, अभिषेक जी, आप उस क्षेत्र से भी वाकिफ हैं, ना पीने का शुद्ध पानी है, ना शुद्ध हवा है। और हमारे यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो 25 से 50 गज के मकान में रहते हैं। वहां की स्थिति आप देखेंगे तो आप खुद हतप्रभ रह जाएंगे कि दिल्ली भी ऐसी है क्या। यहाँ जब एलजी साहब हमारे आए थे, चीफ सेक्रेटरी आए थे, तो एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी ने भी आश्चर्यचकित होकर के अपने वक्तव्य को जनता के बीच में रखा था कि संगम बिहार भी दिल्ली में ही है क्या। और यहां की नारकीय स्थिति को, नारकीय जीवन जीने के लिए जो संगम बिहार के लोगों को केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार ने जो छोड़ रखा है, उसका परिणाम 2025 में उनको जरूर मिलेगा, अभिषेक जी। और मैंने 2017 में चुनाव लड़ने के बाद यही संकल्प किया था कि अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है। एक मेरा मनोबल, एक जनता का समर्थन, जनता का विश्वास मेरे प्रति, उस चीज को इतनी एनर्जी, मतलब जनता मुझे एनर्जी के रूप में देते हैं कि मैं उनके कामों को बढ़ चढ़ कर करता हूं। देखते हैं काफी आपके साथ यूथ भी, महिलाएं भी, माताएं भी, बहनें जो हमारे क्षेत्र में है, वो भरपूर मेरा सहयोग करती हैं। एक आवाज में, अभिषेक जी आपने आजमाया होगा कभी, 15 से 20 मिनट के अंदर यदि मैसेज जाता है तो 500 बहनें हमारे लिए खड़ी हो जाती हैं। उसका एक ही कारण है कि मैं उन बहनों के लिए भाई की तरह, स्तंभ की तरह खड़ा मिलता हूं। चाहे पानी की समस्या हो, चाहे पुलिस की समस्या हो, या कोई भी बुनियादी समस्या हो, उसके लिए मैं तत्पर रहता हूं अपने क्षेत्रवासियों के। अभी लोग ये भी सोचते हैं, और मैंने देखा है कि पार्षद और अगल बगल के भी पार्षद परेशान रहते हैं कि पार्षद विधायक ने उतना काम नहीं किया है। जो मैं देखता रहता हूँ कि वो झाड़ू लग रही है, नालियां बन रही है, एक बहुत गजब आपने स्कूल बनाया है, और भी उसमें आपने अभी माननीय सांसद जी आए थे उसका उद्घाटन करने, तो हमने देखा कि कॉलेज जो स्कूल है वो काफी एरिया में और काफी साफ सफाई के साथ, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं एक बार।
मैं आपको बताना चाहता हम हूँ कितने करोड़ के लागत से बना है, और एमसीडी में सरकार न होने के बाद इतना फंड लाके काम कराने, ये भी एक। तो मैं आपको अभिषेक जी बताना चाहता हूं कि 7 दिसंबर 2022 को रिजल्ट आया हमारा, और मैंने उसी दिन ईश्वर को साक्षी मान करके शपथ लिया कि अपने क्षेत्र में जितनी बुनियादी सुविधाएं होंगी वो मैं जनता को समर्पित करूंगा। जो हमने चुनाव में भी वादा किया था, और मैंने अपने आप से भी वादा किया था कि चंदन चौधरी यदि राजनीति में पैर रखा है और जनता ने आशीर्वाद दिया और जनप्रतिनिधि बना है, तो जनप्रतिनिधि बना बाद में है, पहले एक मानव रूपी जीवन को लेकर के जनता को समर्पित करने का जो लक्ष्य लिया था मैंने, वो मुझे साबित होते हुए दिख रहा है। मैंने अभिषेक जी 3 टॉयलेट, सार्वजनिक टॉयलेट दिया अपने क्षेत्र में, जो बनने जा रहा है, बस कुछ ही दिनों में वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद डीडीए से 6.5 एकड़ जमीन एमसीडी को अलॉट करवाया, जिसमें कि अभी 3200 गज में मैं पार्क बनवा रहा हूं। 5 हाई मास्क लाइट मैंने हर एक चौराहों पर लगाया है। 5 हाई मास्क लाइट का और फंड पास करवा करके वो टेंडर हो चुका है, कुछ दिनों में वो भी लग जाएगा। 3200 गज में पार्क डीडीए का बनवा रहे हैं, जो के सेकेंड में पड़ता है। थोड़ा सा आप उधर ही बढ़ेंगे तो नारी बाबा मंदिर के पास एक पोटा केबिन का स्कूल है। इसी स्कूल के पास बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था, चुनाव से पहले हम देखे थे जी। कोई एक जहां का कार्यालय था, वो हाँ, थाना भी था, तिगड़ी थाने के जस्ट सामने सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर पहाड़ के रूप में कूड़े का ढेर था, जो हमने चुनाव से पहले वादा किया था लोगों से कि जैसे ही मैं चुनाव जीतूंगा यहाँ कूड़े का ढेर नहीं रहेगा। कूड़ा तो हमने चुनाव से पहले ही उठवा दिया था अपने अधिकारियों से बात करके, लेकिन ये जरूर संकल्प लिया था कि यहाँ कूड़ा दान नहीं बनेगा। वो अभिषेक जी हमने जो वादा किया जनता से, वो मैंने करके दिखाया। हमारे क्षेत्र में किसी भी चौराहे पर ना तो डस्टबिन मिलेगा और ना कूड़े का ढेर मिलेगा, जबकि हमारे क्षेत्र में कूड़ादान भी नहीं है, हमारे क्षेत्र में एफसीटीएस भी नहीं है जो रिसाइकिल करके उसको उठा करके भेजते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जमीन नहीं था, चुनाव के जस्ट बाद मैंने 6.5 एकड़ जमीन एमसीडी को अलर्ट करवाया। 1 एकड़ में जो पोटा केबिन स्कूल है, उसमें भव्य 18.5 करोड़ की लागत से स्कूल बनवाने जा रहा हूं। इसकी बाउंड्री अभी शुरू होने वाली है 2-4 दिन में। वहीं पर 700 गज में डिस्पेंसरी अलॉट हो चुका है, जिसका 1 हफ्ते के अंदर टेंडर होकर के उसका काम चालू हो जाएगा। आप उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, के सेकेंड हरिजन बस्ती, जो पहले से स्कूल बना हुआ था लेकिन जर्जर हालत में स्कूल था, पूरा लगभग 1.5 एकड़ का वो जमीन है हमारा। वहां पर ऐसी स्थिति थी कि बच्चों को पढ़ने में ना तो मन लगता था, ना तो बैठने में मन लगता था। जब मैं अभिषेक जी चुनाव जीता तो मैंने प्रण किया कि देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारी बुनियादी, हाँ मैं आपको सारा चीज बता रहा हूं, ये बुनियादी सुविधाएं होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोजी रोटी तो चलिए हम क्या दे सकते हैं, हम तो राजनीति में प्यादा हैं, लेकिन जिस चीज का मैंने संकल्प लिया उसको मैंने ठान करके दिखाया। उस स्कूल में 1.25 करोड़ की लागत से पहले, मैं बता रहा हूं जीएफसी जी, तो मैं आपको बता रहा था कि जब के सेकेंड स्कूल जर्जर हालत में थी तो हमने यही सोचा कि नहीं, इसको बढ़िया करके अच्छी शिक्षा देने का काम हम अपने क्षेत्रवासियों को करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं होती है, और ये बहुत अच्छा मौका है कि हम जनता के लिए कुछ कर सकें। हमने 1.25 करोड़ की लागत से अभिषेक जी रंग रोगन का काम, ग्राउंड बनवाने का काम, 2 20-20 कंप्यूटर का क्लासरूम बनवाया, और आज 8 डिजिटल क्लासरूम बनवा करके बच्चों को समर्पित करवाया। उसके बाद हमारे क्षेत्र में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, गरीब सब लोग रहते हैं, 3-3 महीने में पानी आता है, उसी पानी को फिल्टर करके लोग पीने के लिए मजबूर हैं। तो हमने वहीं पर 100 गज में ऑफिस स्वास्थ्य केंद्र बनवा करके जनता को समर्पित किया, और उसका उद्घाटन श्रीमान रामवीर सिंह विधोड़ी, जो हमारे दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने किया।
उन्होंने और सब चीज़ों का भी उद्घाटन किया। टूटा हुआ गेट था, फंड नहीं था, तो हमने उस गेट को ऐसा गेट बनाया, ऐसा मैंने उसका स्वरूप दिया कि प्राइवेट स्कूल भी उस स्कूल के सामने फेल है। उस स्कूल में अभिषेक जी बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसका जंगल के रूप में तब्दील हो चुका था। तो हमने ये सोचा कि इस स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी सुविधाएं बच्चों के लिए दे सकते हैं। पूरे साउथ दिल्ली में इतना बड़ा स्कूल नहीं है, तो हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया और उसमें बना करके हमने जनता को, पब्लिक को समर्पित कर दिया। बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बना दिया। उसमें हमने बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया। कुछ काम अभी बाकी है जिसमें बैडमिंटन का और वॉलीबॉल का ग्राउंड बनना है, वो भी लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। नहीं, हमको लग रहा है अभी 1 साल कुछ ही दिन हुए होंगे, कि अभी 1 साल पूरे नहीं हुए। अभी 1 साल उद्घाटन की, मतलब शिलान्यास जो हमने किया था वो 1 साल करीब हुआ है। जब हमने ये सब चीज़ों को नारियल फोड़ करके किया था, 1 साल के अंदर हमने ये सब चीज़ को करके दिखा दिया। और बहुत बड़ा ग्राउंड था। उसके बाद 2 स्कूल थे, उसमें बीच में कॉरिडोर नहीं था। बारिश आए तो बच्चे भीग जाते थे, धूप में बच्चों को दिक्कत होती थी। तो दोनों स्कूल को जोड़ करके हमने कॉरिडोर बनाया, जो बच्चों को सुविधा हो, अच्छी तरीके से बच्चा जा करके हमारा पढ़ सके। वहाँ पर फूल पौधे सब कुछ लगा कर खेलने के लिए झूले, उसको ग्राउंड बना करके। उसके बाद जस्ट स्कूल के पीछे इतना बड़ा ग्राउंड था कि ट्रैक नहीं था, मतलब हॉल में जाने के लिए, मल्टीया ऑफिस में जाने के लिए और ग्राउंड पर जाने के लिए बहुत बड़ा अच्छा और सुंदर एक ग्राउंड बनाया हमने, लॉकिंग टाइल्स लगवा करके। बहुत ही अच्छा एक दृश्य, एक पॉजिटिव वाइब्स हमने उस स्कूल में डेवलप करने का प्रयास किया। और थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ते हैं अभिषेक जी, तो आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि सनी बाजार रोड आता है हमारा, जो सनी बाजार रोड थोड़ी सी बारिश होने के बाद वाटर लॉगिंग की वजह से पूरे दुकानदार हमारे परेशान हो जाते थे। उस चीज़ को हमने अपने सफाई कर्मचारी के द्वारा कभी वाटर लॉगिंग नहीं होने दिया। उसके बाद हमने दूसरे डिपार्टमेंट जो फ्लड कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, उनसे बात करके हमने उसमें बड़ा नाला और सीवर डलवाने का प्रयास किया और वो भी काम संपन्न हो चुका है। डिपार्टमेंट भले दिल्ली गवर्नमेंट का है, लेकिन 10 साल से ये काम जो नहीं हो पाया था वो काम हमने संपन्न करके दिखाया। उसके बाद थोड़ा सा यदि आगे बढ़ते हैं अभिषेक जी, तो एक ग्राम सभा जो डीडीए को तब्दील हो चुका है जमीन, वो 20 बीघे का जमीन था। उस पर अवैध कब्जा हो रखा है कुछ जमीनों पर, उसको हमने एमसीडी को अलॉट करवाया। डिमार्केशन हो चुका है, मार्किंग हो चुकी है, उसको भी डिमोलिश भी करवाने का 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर प्रयास करेंगे। और उस जमीन पर एक FCTS जो कूड़ादान निष्पादित करने का जो जगह होता है वो बनवाने का काम कर रहे हैं। 1000 गज में कूड़ादान बनेगा। 2500 गज में हम हॉस्पिटल के लिए वो जमीन अलॉट करवाए हैं। 3000 गज में एक बहुत ही सुंदर बारात घर, जो हमारे क्षेत्र में कोई भी सरकारी बारात घर नहीं है अभिषेक जी, गरीब जनता है, प्राइवेट बारात घरों में बहुत पैसे लगते हैं। तो एक गरीबों की बेटी को, एक गरीबों की जनता को, जो हमारे क्षेत्र की गरीब जनता है, उनको एक समर्पित करके हमने ये कार्य किया है। बारात घर भी आपको 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर आपको कंप्लीट मिलेगा। पहले पूरे 5 साल का कार्य, पूरा 5 साल का हमने बनाया। क्या करेंगे अभी? आपको लग रहा है 1.5 से 2 साल हुआ पार्षद बने आपको, कितना? मुझे 2.25 साल हुआ है। 2 साल में करीब कितने करोड़ के काम करा चुके हैं? लगभग देखिए, हम अभी जो फिलहाल अभी MP साहब ने उद्घाटन किया वो 4.5 करोड़ का है। और अभी लगभग अगले महीने तक हम 4 से 4.5 करोड़ का फिर उद्घाटन कर देंगे। और यदि स्टैंडिंग कमेटी इसी बीच में बन जाती है तो 18.5 करोड़ की लागत से एक दिल्ली का मॉडल प्राइमरी स्कूल हम बनवाने जा रहे हैं, जो नारी बाबा मंदिर जी ब्लॉक में स्थित है। वो अभी पोटा कैबिन का स्कूल है। वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने की वजह से 5 करोड़ से ज़्यादा हम काम करवा नहीं सकते हैं उसमें। तो अभी 3-3.5 करोड़ की लागत से उसमें बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। जैसे स्टैंडिंग कमेटी बन जाती है हमारी, तो हम उसको हाउस में पास करा करके 18.5 करोड़ की लागत से हम मॉडल स्कूल, जो दिल्ली का नंबर 1 स्कूल होगा, वो हम बनाने जा रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया जो 5.5 एकड़ हमने अलॉट करवाया है,
उसमें 12 बीघा जमीन और बचता है। तो मेरा जो सपना है कि संगम विहार वासियों को घूमने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो 12 बीघे में अपने कार्यकाल में ही पार्क बना करके डेवलप करके संगम विहार की जनता को मैं समर्पित कर दूंगा। अब एक लास्ट विषय आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं अभिषेक जी, जो पानी का विषय है। सबसे बुनियादी सुविधा है, तो मैं देखता हूँ ट्यूबवेल भी है, लोगों को पता ही नहीं कि पानी किसके पास है, मांगने किसके पास आते हैं। मैं देखा उस दिन वो सांसद जी आए थे, उनके जाने में सांसद जी से कोई नहीं बोला। हाँ। लेकिन वो लोकल लोग, भैया पानी की दिक्कत, अच्छा उनको ये नहीं पता है कि पानी विधायक के पास है, लेकिन लोग आ रहे पार्षद के पास। अच्छा लोग वहां बोल रहे थे कि अरे मोदी जी की पानी तब दे सकते थे जब दिल्ली में सरकार, ये विधायक के हाथ में है, लेकिन उनको आप इतना पानी मुहैया कराते हैं, उनको लगता है कि पार्षद जी पानी देंगे। देखिए तो लोग इससे भी नाराज थे। मैंने भी उनको समझाया कि जब हम चुनाव में थे तो जल से नल जो मोदी जी का सपना था, वो लगा था कि अगर एमसीडी में सरकार आ जाती तो पूरा हो सकता था, लेकिन लोगों को लगता है कि पार्षद जी बन गए ये करवा देंगे। उनको कुछ बताइए कि ये संभव कब है और कब हो सकता है संभव। देखिए मैं अभिषेक जी आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जनता, संगम विहार की जो जनता है वो बहुत भोली भाली है। जो इजी अवेलेबल जनप्रतिनिधि होता है तो अपनी समस्याओं को वही बताते हैं। मेरा ऑफिस 24/7 खुला रहता है, मेरा मोबाइल हर समय पिक होता है, और ऑफिस में जो भी जनता जाती है मैं प्रयास करता हूं कि उनको चरणामृत के रूप में ही सही, लेकिन मैं पानी ला करके जरूर दूं। गंगा स्नान तो मेरा करवाने का हक, वो क्षमता नहीं है हमारी, लेकिन जो हक जनता का है, जो विधायक के द्वारा उसको उपलब्ध कराने का है, वो विधायक उपलब्ध करा नहीं पा रहे हैं। अपने माफियाओं के द्वारा ट्यूबवेल से और टैंकरों से पानी बेचने का काम करवाते हैं। जो जनता का हक है अभिषेक जी, हम लोगों के पूर्वज जी कहते थे प्याऊ लगाओगे तो पुण्य मिलेगा। यहां प्याऊ छोड़ दीजिए, जो जनता का हक है, जो जनता को पानी मिलना चाहिए, उसका भी हक छीन करके अपना घर भरने का काम करता है विधायक। और मैं जितना अपने आप को समझ पाता हूं, जनता के हक को दिलवाने का प्रयास करता हूं, वो मेरी क्षमता से कहीं ऊपर है। मैं हर दूसरे दिन जल बोर्ड में जाकर बैठता हूं, एक्शन से, चीफ इंजीनियर से। अभी मैं 3-4 दिन पहले, कई बार तो हमने देखा कि महिलाओं को लेकर आप पूरा वही प्रदर्शन करने, बिल्कुल, मैंने बहुत सारे कई केस भी हुए, लोगों को लेकर थाने तक गए जी, लड़ाइयां भी हुई, लेकिन जब वो साबित नहीं हो पाए तो फिर आपको बिल्कुल करना पड़ा। हाँ, साबित ये कभी नहीं सकते, क्योंकि मैं जनता का हक मांगने जा रहा हूं। जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसका हक है कि अपनी बुनियादी सुविधाओं को उनके घर तक पहुंचाने का। उसी चीज को प्रण लेकर के, शपथ लेकर के हम काम कर रहे हैं। पानी पहुंचाने का काम जो केजरीवाल का है, जो उसके विधायक का है, वो हम उनको पहुंचाने का काम कर पा रहे हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं। 20-25 टैंकर हम डेली मंगवा करके अपनी बहनों को, भाइयों को देते हैं कि भैया सबका ऑफिस 10 बजे खुलता है, लेकिन चंदन जी का फोन 5 बजे से शुरू हो जाता है। बिल्कुल, मैसेज आना कि आज आप सुबह चाहिए। सुबह 5 बजे अभिषेक जी उठता हूं। दिन भर के जो मैसेज आते हैं हमारे पास जनता का कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, उसको सुबह 5 बजे उठ करके चीफ इंजीनियर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैं मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ। और 6 बजे इमरजेंसी खुलती है, तब जाकर के 6 बजे से टैंकर आना शुरू होता है, और 20 से 25 टैंकर दिन भर में उनके हक को उनके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही सब है। और मैं आने वाले समय में जनता से भी हमने वादा किया है, और आपसे भी मैं बताना चाहता हूं कि इस बुनियादी सुविधा को तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनके घर पर, दहलीज पर नहीं पहुंचा पाएंगे। विधायक हो या डिपार्टमेंट हो, जब तक उसके घर तक टोटी से पानी नहीं आ जाएगा अभिषेक जी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी चुनाव का समय आ चुका है। दिल्ली की जनता अब केजरीवाल को, उनकी पार्टी को समझ चुकी है। बहुत ही अच्छी तरीके से जनता उनको आशीर्वाद देगी, और इस चुनाव में जो 2025 में फरवरी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का,
जनता भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट दे करके भाजपा की सरकार बनाएगी और 6 महीने के अंदर जो हमारे मोदी जी का सपना है कि नल से जल ला करके दिखाएंगे, पहला जो काम हमारी सरकार का होगा वो नल से जल लाने का होगा। दूसरा जो होगा वो आयुष्मान योजना लागू करेंगे। तीसरी जो बातें होगी, जो मोदी जी लगभग 3 साल से 2019 से लगभग 5 साल हो गया, फ्री राशन 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल कोविड से जो चल रहा है वो देने का जो काम कर रहे हैं वो आगे भी देने का काम करेंगे। लेकिन केजरीवाल एक ऐसी भ्रष्ट सरकार है जिन्होंने नया राशन कार्ड 8 साल से बंद कर रखा है, जबकि उनका कुछ नहीं जा रहा है। उनको एक ही चिंता है, यदि हम नए राशन कार्ड बना देंगे और मोदी जी उनको फ्री में राशन देंगे तो वोटर जो है उनके बन जाएंगे, जनता उनका गुणगान करेगी तो हमारा कहां से करेगी। लेकिन मोदी जी ने प्रण किया है और जनता ने भी इस बार ठान लिया है कि भाजपा की सरकार बनाएंगे और केजरीवाल को घर बैठाएंगे। उसके बाद मोदी जी का जो एक बहुत ही बड़ा करिए, जनता का हक करिए, जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन है जो 7 साल से केजरीवाल सरकार ने रोक रखा है, उसको भी लागू करने का प्रयास करेंगे। और अभी देखिए, लगभग 15 दिन पहले मोदी जी ने दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा सौगात दिया है। सौगात ये दिया है कि जो कहीं भी किसी भी गरीब आदमी ने, चाहे वो डीडीए की जमीन हो या कहीं भी जमीन हो, जिन्होंने अपना घर बना लिया लेकिन इनके इलेक्ट्रिक और बीएसएस डिपार्टमेंट ने गोरखधंधा बना रखा था कि डीडीए से एनओसी लाओ, नहीं तो इतने पैसे दो तब मीटर लगेंगे। अब मोदी जी ने कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं, इतना घोषणा कर दिया और उन्होंने कहा कि जहां जिसका मकान है उसको बिजली का कनेक्शन देना ही होगा, किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं है, कोई डीडीए से एनओसी की जरूरत नहीं है, आप उसको कनेक्शन देंगे। और दूसरी बड़ी सौगात, जो सदियों से दिल्ली देहात के लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही थी, किसी के पिताजी दादाजी गुजर गए तो उनके बेटे के नाम से मोटेशन नहीं हो पा रहा था, वो अपना जमीन किसी को बेच नहीं पा रहे थे, दयनीय स्थिति में होने के बावजूद भी कोई उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, वो काम मोदी जी ने करके दिखाया। हमारे उपराज्यपाल ने दिखाया कि सभी ग्रामीण वासियों को, जो दिल्ली देहात के लोग हैं, उनको सबको कहा कि सीधा आप अपना ब्यौरा दीजिए, अपना आइडेंटिटी कार्ड दीजिए और ये साबित कीजिए कि आपके पिताजी पूर्वज का जमीन है और उसका मोटेशन आपको करके दिया जाएगा। वो चीज हमारे उपराज्यपाल और मोदी जी की प्रेरणा से संभव हो पाया है। एक आखिरी सवाल लेके खत्म करते हैं। जब चंदन जी आए तो यहाँ किराए पे थे, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने कितनों को किराएदार बनाया। उन्होंने कहते हैं कि कई जगह दिल्ली में, क्या जहां आप रहते हैं अगल बगल कई बिल्डिंगें भी आपने बनाई, हमने सोचा नहीं था कि खुद किराए पे थे, आज कितनों को किराए ले रहे होंगे। देखिए, अब सिंह का ही काम है और ये एक अचीवमेंट है अगर लाइफ में, अगर आपने ये भी किया तो एक बिजनेस पार्ट है आपका। लेकिन ये भी है कि एक आदमी बिहार से आता है, खाली हाथ आता है, खुद किराए पे रहता है और बताते बड़ा संघर्ष से आप दिल्ली में रहे हैं, शायद एक कमरे के मकान में रहे हैं, वो भी टाइम जो मैंने सुना है लोगों से। बिल्कुल आपने सही सुना है सिंह जी। जब मैं 98 में दिल्ली आया, 5 सितंबर को मैं दिल्ली पहुंचा था, तो किराए के मकान में रहता था। 2004 तक मैं किराए के मकान में भी पढ़ाई करके अपना जीव को उपार्जन भी चलाया, ट्यूशन पढ़ाता था। उस समय तक हमने कोई व्यापार नहीं सोचा था। कुछ दिन तक हमने जॉब भी किया, कंप्यूटर साइंस में हमने पढ़ाई किया। उसके बाद हमने एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी के रूप में भी पढ़ाया। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि हम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि पारिवारिक चिंताएं होती थी। तो 2004 के बाद हमने मन बना लिया कि अब मुझे कुछ करना है। पढ़ाई संभव है नहीं क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां मेरे सामने थी। तो मैंने अपने आप को एक व्यवसाय के रूप में देखने का प्रयास किया। छोटे से व्यापार से ही हमने शुरू किया।
इन्वर्टर और आरओ का काम शुरू किया। उसके बाद फिर अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, और जो कुछ भी अभिषेक जी हमने किया तन और मन से किया, ईश्वर को साक्षी मान के किया। किसी भी क्षेत्र में आज के डेट में मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, चाहे वो किसी भी लाइन में हो। आज मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी हूं तो मेरे ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे मेरे माँ बाप का और ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान है कि मेहनत तो मैंने जरूर किया है, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद देने का प्रयास किया। बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक नेक नियत से हमने अपने आप को हर एक क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किया। व्यवसाय में जब आगे बढ़ा अभिषेक जी तो खुद खड़ा होकर के काम करता था, काम करवाता था, डिवोटेड होकर के, डेडिकेटेड होकर के अपने व्यवसाय को देखता था। सामाजिक जीवन में प्रवेश किया तो एक ही लक्ष्य होता था कि मैं अपने लोगों को मजबूत करूंगा। जो हमारे यूपी बिहार के लोग हैं, सबसे पहले उनको मजबूत करने का हमने प्रयास किया। अपने ही लाइन में, अपने ही क्षेत्र में बहुत सारे यूपी और बिहार के लोगों को स्थापित किया। आज हमसे अच्छी स्थिति में है, मुझे खुशी होती है और मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूं कि हमने कई भाइयों को खड़ा करके उसको अपने पैरों पर मजबूत किया, और वो आज उस स्थिति में है जिस स्थिति में मैं भी नहीं। लेकिन समाज सेवा में चले गए और वो आज व्यापार में है। राजनीतिक पाबंदियां होने के बावजूद कमाई है और वो पैसा कमा रहे हैं। जी, हमने इज्जत कमाया अभिषेक जी। पैसा तो दुनिया कमाती है, लेकिन हमने पैसा के साथ साथ इज्जत भी कमाया। आज जो कुछ भी मेरे पास आप देख रहे हैं वो मेरी मेहनत का, ईश्वर की कृपा का और माँ बाप के पुण्य का प्रताप है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ये तो मेरी क्षमता थी नहीं। ना मैंने कभी सोचा था कि मैं दिल्ली आऊँगा, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में आऊँगा। और ये सफलतम मेरा एक वर्ष रहेगा, सफलतम टेन्योर रहेगा। और मैंने अभी भी राजनीतिक जीवन में जो 2 साल का मेरा कार्यकाल है अभिषेक जी, ईश्वर को साक्षी मान करके आपको कहता हूं कि जो कुछ भी जनता ने दिया ना, उसका चक्रवृद्धि ब्याज दे करके मैं जाऊंगा। जितना दिन भी राजनीति में मैं रहूंगा वो जनता के लिए समर्पित रहूंगा। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। आज भी जो मैं अपने व्यापार से कमाता हूं, जो मेरे बच्चों का हक है, मेरे परिवार का हक है, उसमें से बचा करके मैं राजनीति करता हूं। नहीं कि राजनीतिक मेरा कोई व्यवसाय है और ना ही मेरा राजनीतिक कोई लक्ष्य है। ईश्वर जब तक मुझे कहेंगे, जब तक मेरी जनता मुझे कहेगी कि राजनीति में रहना है, आपको कुछ करना है, तब तक मैं करूंगा। लेकिन मेरा जो अपना जीवन है, जो अपने परिवार का जीवन है, वो मेरे व्यवसाय से ही चलेगा, ना कि राजनीति से चलेगा। जो अपने व्यवसाय से मेरा कुछ बचता है वो मैं अपने समाज में, अपने राजनीतिक जीवन में खर्च करता हूँ। अगर पार्टी कहती है कि विधानसभा चुनाव चंदन जी को लड़ाया जाए तो क्या मुद्दे रहेंगे और क्या लड़ना चाहेंगे? देखिए, पार्टी यदि मुझे कहती है कि आपको विधानसभा लड़ना है तो मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को सीट निकाल करके दूंगा। क्योंकि 10 साल में संगम बिहार की जनता को वहां के विधायक मोहनिया ने, दिनेश मोहनिया ने नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। आज यदि अभिषेक जी संगम बिहार में जाकर देखेंगे, ना तो चलने का रास्ता है, रतिया मार्ग की वो स्थिति है कि आप घंटों में भी घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। बारिश में घुटने भर पानी छोड़ दीजिए, आपको कमर भर पानी में तैर करके जाना पड़ेगा। जो मंगल बाजार रोड है उसकी स्थिति तो इतनी दयनीय है कि मेरा एडजॉइनिंग और वार्ड और जो संगम बिहार विधानसभा है उसकी स्थिति ऐसी है कि यदि कोई हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं और उस रास्ते से गुजर जाएं तो वो सही स्थिति में हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगी। एम्बुलेंस टाइम तो छोड़ दीजिए, लहर, वो कहावत है ना कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है। यहां रोड पर गड्ढा नहीं है, यहां गड्ढे में भी रोड नहीं है। ऐसी स्थिति है। गड्ढे में भी रोड दिखता ना तो समझते कि चलो जीवन है संगम बिहार के लोगों की। यहां कुछ भी नहीं है जीवन। और पानी की जहां तक बात है
तो वहां पर सारे माफियाओं के द्वारा ट्यूबवेल चलवाए जाते हैं, जो करोड़ों का इनकम है विधायक का। वहां माफियाओं के द्वारा टैंकर बेचे जाते हैं। कोई भी बारात घर में नहीं है, वो घबराता भी। हमने कई बार धमकाया भी, मतलब हमने डिपार्टमेंट से लेकर के उनके गुर्गों को भी धमकाया है कि जीवन जीना है तो सही तरीके से जियो, नहीं तो मैं सिखा दूंगा कैसे जिया जाता है। जनता के हक को तुम नहीं मार सकते हो। जनता के हक को वहां तक पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे। आज भी संगम बिहार विधानसभा में 20 से 25 टैंकर मेरे जाते हैं। पता चलता है, लोग कहते हैं कि वो पानी सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को भेजता है, जनता को नहीं भेजता है। वो जनता को नहीं भेजता है, कार्यकर्ताओं को भी जो देता है, कार्यकर्ता उसके बेचने का काम करते हैं। वो 1500 में 2000 में टैंकर बेचते हैं, ना कि उनको प्यास बुझाने का काम करते हैं। दलाली और उनको रोजगार देने के लिए दलाली का माध्यम, बिल्कुल दलाली का माध्यम, और करोड़ों का एक इनकम बना रखा है उन्होंने। जल बोर्ड ही एक बहुत बड़ा उनका इनकम सोर्स जो कहते हैं ना, वो साधन बना रखा है उन्होंने। 200 लीटर 500 लीटर में ऐसे संगम बिहार का रेट है वहां पर। मैं बता रहा हूं आपको, 100 रुपये में 100 लीटर पानी मिलता है, जिससे जिंदगी वहां की जनता का नहीं चल पा रहा है। और ट्यूबवेल लगभग वहां पर 200 कुछ ट्यूबवेल है, सारे ट्यूबवेल पर माफियाओं का कब्जा है। जो टैंकर वहां पर लगभग 38 टैंकर हैं, 3800 टैंकर पर माफियाओं के द्वारा वहां पानी बेचा जाता है, ना कि जनता को। और जनता भी डरती है कि अगर हम इनको नहीं दिए तो पानी रोक देगा, ये कर दे। वो डराते भी, हर एक चुनाव में डराते भी है कि नहीं दिए तो। जनता इसीलिए उनको वोट देती है कि वो ये देखती है कि यदि इनको वोट नहीं देंगे तो ये मेरा पानी बंद कर देंगे। इनकी राजनीति सिर्फ पानी पानी पर टिकी हुई है। नहीं तो संगम बिहार की जनता थोड़ा सा कम पैसा कर देते, चुनाव के टाइम पर वो कम पैसा भी कर देते हैं, कुछ अवेलेबल भी कराते हैं। लेकिन इस बार जनता बिल्कुल समझ चुकी है, वहां के विधायक दिनेश मोहनिया जी को इस बार उनको बिल्कुल ही चांस नहीं मिलने वाला है। संगम बिहार की जनता पूर्ण रूप में निर्णय ले चुकी है, इस बार सत्ता बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी। और भरपूर तरीके से नल से जल लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी में सरकार। 80% से ज्यादा पूर्वांचली रहते हैं, हमको लगता है 90% करीब होंगे। 80% मैं आपको बताना चाहता हूं अभिषेक जी, वहां पर लगभग 60% वोटर्स हैं। और जो किराएदार हैं, जिनका वोट नहीं बन पाया है, जो लेबर क्लास हैं, वो सब मिलाकर के यदि आप आकलन करेंगे तो लगभग 70 से 75% पूर्वांचली। बाकी में सभी समाज के लोग हैं, सभी प्रांत के लोग हैं। 75% वहां पूर्वांचली लोग हैं, लेकिन 60 से 65% पूर्वांचली वोटर्स हैं संगम बिहार विधानसभा। समाप्त करते, काफी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी। आपने बेबाकी से प्रश्न पूछा और हमने उसी तरीके से जनता को समर्पित करके जवाब भी दिया। और काम जितना मैं कर रहा हूं वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूं, और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी सेवा कर। हमारे कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत।